Good morning, students. I am Kaikasha, faculty of Target with SK Sir. In my previous class, I have already discussed about the first generation romantic writer, Southey, William Wordsworth, and Coleridge. We have also discussed the second generation writer, John Keats. Today, we are going to discuss about the biography of P.B. Shelley. Let's discuss. P.B. Shelley's full name was Percy Bysshe Shelley. Though he do not get recognition during his lifetime, but he has influenced three generation poets and political thinker after his death. He was the great second generation romantic poet. We all know that the romantic poetry is divided into two parts. In the first generation, we have Wordsworth, Coleridge, and Southey. In the second generation, we have Byron, Shelley, and Keats. Though Byron get recognition during his lifetime, but Shelley and Keats do not get recognition during his lifetime, but his intelligence was recognized or understood after his death. शेरी को उनके मरने के 3 जनरेशन के बाद जो है 3 जनरेशन तक लोगों को इन्फ्लुएंस किया। और किड्स के बारे में तो यहाँ तक विलियम जे लॉन्ग ने कह दिया है कि ही इज नॉट द लास्ट बट द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक्स। P.B. Shelley was born on 1792 in England, Sussex. ठीक है, हैरमिन सुसेक्स में इनका बर्थ हुआ था। हिज फादर was Timothy Shelley. We all know that there was a two prominent party in England, a Whig and Tory, and he was the Whig member of Parliament. His mother name was Elizabeth Wiltford. अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनकी शुरुआती एजुकेशन जो है सियोन हाउस एकेडमी में हुई थी इन 1802 एंड देन ही एंटर्ड इन एटन कॉलेज इन 1804। एटन कॉलेज से आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि वहाँ पे जो है उनको एक निक नेम मिला था दैट वाज मैड शेली। और ये निक नेम उनको मिला था उनके अनकन्वेंशनल बिहेवियर की वजह से। उसके बाद जो है इन 1810 ही गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड। और वहाँ पर जो है उनकी फ्रेंडशिप हुई थी थॉमस जेफरसन से। उनके साथ मिलकर के उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे। उनका जो है सबसे पहला वर्क आया था 1810 में, दैट इज जेस्ट्रोजी। जेस्ट्रोजी जो है इस उनका पहला वर्क था जो कि आया था 1810 में एंड इट इज़ अ गोएथिक नॉवेल। और उसके बाद जो है उनका एक दूसरा वर्क आया था पोस्टुमस फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलस। ये जो वर्क उन्होंने लिखा, ये दोनों वर्क जो है उन्होंने अपने फ्रेंड थॉमस जेफरसन के साथ मिलकर लिखा था, जिनसे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी इन द ऑक्सफोर्ड कॉलेज। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी साल जो है 1811 में जो है उनका एक वर्क पब्लिश हुआ था जो कि एक ऐसे था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। और इस वर्क के पब्लिश होने के बाद जो है उनको जो है ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस टाइम में इस तरीके की चीज़ें लिखना जो बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था। सो ही वॉज बैनिश फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड। उसके बाद जो है उनका एक रोमांस हुआ था हैरियट ग्रोव के साथ। एंड आफ्टर दैट इन 1811 उनकी मुलाकात हुई थी हैरियट वेस्ट ब्रूक से। फिर उसके बाद जो है वो उनके साथ जो है भाग गए थे स्कॉटलैंड और वहाँ पर जाकर के उनकी शादी हो गई थी। ये शादी से जो है जो बीबी शैली है उनके फादर खास करके जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और उनको उनको जो है उन्होंने पैसे वैसे देना बंद कर दिए थे। एक्चुअली जो है हैरियट वेस्ट ब्रूक के जो पेरेंट्स थे वो दिखा रहे थे कि जो है वो शादी से खुश नहीं, बट एक्चुअल में वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी जो है वो पीबी शैली से हो जाए। बट ये शादी जो है इट वॉज नॉट अ हैप्पी वन। उसके बाद जो है उनकी मुलाकात उनकी मुलाकात जो है होती है
विलियम गॉडविन से, जिनसे जो उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और जो है वो उनके गुरु होते हैं। उनके पास 3 बेटियां होती हैं, 2 एडॉप्टेड होती हैं और एक होती है मैरी गॉडविन, जो कि उनकी पहली वाइफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट से होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है, इससे उनको प्यार हो जाता है। विलियम गॉडविन की जो पहली बेटी होती है, पहली अपनी चाइल्ड जो होती है, जो उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी वेस्ट क्राफ्ट से होती है, उनसे उनको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। मैरी गुडविन की जो मदर है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, इनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनका जो पहला फेमिनिस्ट वर्क है, अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, वो जो है फेमिनिस्ट फिलॉसफी में पहला वर्क माना जाता है। ओके, तो उसके बाद जो है 1816 में जो है इनकी पहली वाइफ हैरियट वेस्टब्रूक का जो है डेथ हो जाता है, वो सुसाइड कर लेती है। और उसी साल जो है शैली जो है वो शादी कर लेते हैं, किससे, मैरी गॉडविन से। उसके बाद जो है इनके लाइफ में बहुत सारे लव अफेयर्स होते हैं। उनके बाद जो है उनकी एक 28 ईयर्स स्कूल टीचर होती है, जिनका नाम एलिजाबेथ हिटचनर होता है। उनसे जो है उनका एक रिलेशनशिप होता है, जिनके बारे में उन्होंने कहा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सिस्टर ऑफ माई सोल एंड माई सेकेंड सेल्फ। ये लाइन जो है उन्होंने किसके लिए कही है, एलिजाबेथ हिटचनर के लिए कही है, जो कि 28 ईयर्स ओल्ड उनकी टीचर रहती है, स्कूल टीचर रहती है। उसके बाद जो है इन 1818 शेली मूव टू नेपल्स चले जाते हैं, और नेपल्स में जाकर के उन्होंने क्या लिखा है, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। उनका ये एक वर्क है 1818 में, जो कि नेपल्स जाकर के वो लिखते हैं। उसके बाद जो है वो रोम में चले जाते हैं, एंड देयर ही सफर्ड फ्रॉम टीबी एंड नेफ्राइटिस। हम जानते हैं कि उस एज में जो है टीबी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, और जो है इसी टीबी से जो है जॉन किट्स की डेथ हो गई थी। तो उनको जो है वहां पर टीबी और नेफ्राइटिस, एक किडनी की बीमारी होती है, वो उनको हो जाती है। In 1820 he got the news about Kit's illness, so he invites him in Pisa. उनको जो है 1820 में जो है जॉन किट्स को वो बहुत पसंद करते हैं, जॉन किट्स के वो बहुत ही फेवरेट होते हैं। जॉन किट्स जो है वो जॉन किट्स को बहुत पसंद करते हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा वेल विशर होते हैं, ठीक है। भले ही वो उसकी पोइट्री को पसंद नहीं करते हैं, बट जो है वो जॉन किट्स को बहुत पसंद है। जब उनको पता चलता है कि जॉन किट्स को जो है टीबी हो गया है, तो वो उनको जो है पीसा एक जगह होती है वहां पे उनको बुलाते हैं। बट किट्स जो है अपने फ्रेंड के साथ, उनका एक फ्रेंड होता है जोसेफ, उनके साथ जो है वो रोम इटली में चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि यहाँ की जो सर्दियाँ हैं, इंग्लैंड की जो सर्दियाँ हैं, वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, तो आप किसी गर्म जगह पे चले जाइए। फिर बाद में उनको पता चलता है कि जो है 1821 में उनको पता चलता है कि किड्स की डेथ हो गई है, तो वो जो है किड्स की याद में जो है एक एलिजी लिखते हैं, दैट इज एडोनिस। और ये जो है एलिजी वो किड्स के डेथ के बाद लिखते हैं, और ये जो एलिजी है इट्स वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द शेलीज बेस्ट नोन वर्क। ये ना कि सिर्फ शेली का ही बेस्ट वर्क माना जाता है, बल्कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो है वन ऑफ द बेस्ट एलिजीज माना जाता है। जैसे इन मेमोरियम है, जैसे जो है आपका मैथ्यू अर्नोल्ड ने एलिजी लिखा था, या फिर जो है जॉन मिल्टन ने एलिजी लिखा था, उसी तरीके से जो है इनकी एलिजी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे लिसिडास है, उन सब एलिजीज की के रेंज में जो है एडोनिस को रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है उन्होंने 55 स्पेंसेरियन स्टैंजा को यूज़ किया है। 55 स्पेंसेरियन स्टैंजा में जो है ये पोयम लिखी गई है। उसके बाद जो है शेली जो है वो एडवर्ड विलियम के साथ जो है उनकी एक बोट होती है, जिनका नाम डॉन जुआन होता है। उस पे जो है वो बैठ करके कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं लिवोर्नो के साइड में जाते हैं। लिवोर्नो एक जगह है, वहाँ पे जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है जॉन डुआन जो शिप होती है, वो इटालियन कोस्ट के पास जो है गल्फ ऑफ स्पीजा, वो एक जगह होती है, वहां पे तूफान से जो है वो घिर जाती है। और वो जो
जहाज होती है वो डूब जाती है, और अनफॉर्चुनेटली 10 दिन के बाद उनकी बॉडी मिलती है। उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनके बूट्स होते हैं, बट लेकिन उनके जो सर और उनके हाथ जो है वो नहीं मिल पाते, क्योंकि जो है वो समुद्री जानवर जो उन्हें खा चुके होते हैं। बट उनकी कॉपी, उनकी जो पॉकेट होती है, उसमें से किड्स की बहुत ही खूबसूरत पोएम लामिया उनको मिलती है। इससे पता चलता है कि वो किड्स से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। और उनका जो डेथ है, उनके इपिथेट पे जो है बहुत ही खूबसूरत सी लाइन जो है लिखी गई है, जो शेक्सपियर की कॉमेडी टेम्पेस्ट से ली गई है, जिसमें एरियल कह रहा है, यू हैव टू रिमेंबर दैट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड but does suffer a sea change into something rich and strange. शेली ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जो कि फेड हो जाए। शेली ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो फेड हो जाए, लेकिन अभी उसमें क्या आ गया है, एक सी चेंज आ गया है। और कैसा चेंज आ गया है, जो रिच है और जो स्ट्रेंज है। वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदा बर पैदा। तो ये उस तरह के इंसान थे, बहुत ही काबिल, बहुत ही सेंसिटिव टाइप के राइटर थे, सेकेंड जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी राइटर थे, जिन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, गांधी जी तक को इन्फ्लुएंस किया। तो ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द रोमांटिक एज। His memorial is in the Westminster Abbey with his friends and Lord Byron इनके, और इनकी याद में जो इनका जो मेमोरियम बनाया गया है, वो वेस्टमिनिस्टर एबी में उनके फ्रेंड लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स के साथ बनाया गया है। और फिर वहाँ से इनको पहले दफनाया गया, फिर उनको उसको जो है उसके वहाँ से निकाल करके इनको जलाया जाता, लेकिन इनके हार्ट को जलाया नहीं जाता, और इनके हार्ट को जो है उनकी वाइफ जो है मैरी गॉडविन को दिया जाता है, और जब तक उनकी ज़िंदगी रहती है तब तक वो उनके हार्ट को संभाल करके रखे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका साथ काफ़ी लंबा नहीं होता, ज़िंदगी के जो है बीच रास्ते में ही जो है वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। He inspired many poets such as Robert Browning, Tennyson, Swinburne, W.B. Yeats and Rabindranath Tagore. इन्होंने जो है बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे रॉबर्ट ब्राउनी, टेनिसन, स्विनबर्न, डब्ल्यू बी ईट्स और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है इन्होंने क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है इंडियन राइटर में। इनकी जो है शख्सियत जो है वो विक्टोरियन एज में बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर बाद में जो है मॉडर्न एज में जो है इनको उतना रिकग्निशन नहीं मिला, क्योंकि जो है आई ए रिचर्ड और जो है हमारे टी एस एरिया जो है रोमांटिक राइटर्स को उतना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जो है हेनरी डेविड थ्योर की जो वर्क है सिविल डिसोबीडियंट और महात्मा गांधी का पैसिव रेसिस्टेंट जो है वो शेली के वर्क से और शेली की लाइफ से जो है वो इंस्पायर्ड है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो उनको कहा है ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल, ठीक है, उनको जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल कहा है। अर्नोल्ड सेज हिज पोएट्री इज रिलीजन और इक्वल टू रिलीजन। अर्नोल्ड ने जो है इनके बारे में कहा है कि उनकी जो पोएट्री है वो क्या है, एक रिलीजन है, या फिर इसको कहा जाए तो दैट इज इक्वल टू रिलीजन है। और यही नहीं बल्कि रॉबर्ट ब्राउनी ने जो है उनकी उनके लिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक वर्क लिखा है, दैट इज पाउलाइन, जिसको कंपोज किया गया था 1833 में। तो अब तो ये तो हो गई इनकी बायोग्राफी, अब हम जो है इनके वर्क्स के बारे में थोड़ी सी नजर डालते हैं। अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी पीबी शेली। 1810 में जो है जब वो पढ़ रहे थे उस वक्त जो है उन्होंने एक वर्क लिखा था जेस्ट्रोजी, ठीक है, और ये वर्क जो है वो एनानिमसली पब्लिश्ड हुआ था, सिर्फ एक इनिशियल के साथ, पीबीएस। पीबीएस उन्होंने सिर्फ एक इनिशियल लिखा था, और ये क्या है, ये एक्चुअल में जो है एक गॉथिक नोवेल है या रोमांस है। व्हेन ही वाज स्टडिंग इन एटन कॉलेज, जब वो एटन कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी वक्त जो है उन्होंने जेस्ट्रोजी लिखा था। और उसी वक्त जो है उन्होंने एक और जो है गॉथिक हॉरर नॉवेल लिखा था जिसका नाम था सेंट इरेवाइन, और इसमें भी जो है उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन उसमें मतलब ये जिस नाम से पब्लिश हुआ था उसका नाम था जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आई थिंक अप टू क्लियर नाउ।
1913 में जो है उनका एक बहुत ही फेमस वर्क आया था, क्वीन मैब। इस वर्क को आप लोग याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये काफी लार्ज वर्क था। ये 9 कैंटोज में था और इसमें जो है एक फेरी की स्टोरी है। एक्चुअली ये जो है एक यूटोपियन एलेगरी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूटोपिया क्या होता है, तो ये एक यूटोपियन एलेगरी है। ये जो है एक फिलोसॉफिकल पोएम है और ये इनका पहला बेस्ट वर्क था, पहला रिकग्नाइज्ड वर्क था, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसका पब्लिकेशन डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है 1812 में जो है उनका एक और वर्क आया था, दैट इज द डेविल्स वॉक। ये एक्चुअल में जो है एक बैलेड है। इट इज रिटन इन 7 इरेगुलर स्टैंजा में जो है वो लिखी गई है। और ये जो वर्क है द डेविल्स वर्क, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सेंट एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदे का एक वर्क है द डेविल्स थॉट। उससे इंस्पायर होकर के उसी के ऊपर बेस्ड है ये वर्क उनका, डेविल्स वर्क। उसके बाद जो है उनका एक और वर्क आया था एलास्टर। इसका सब टाइटल भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका सब टाइटल है हमारा द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। और ये पब्लिश हुआ था कब? हमारा 1815 में पब्लिश हुआ था। ये जो पहला वर्क है हमारा क्वीन मॉब के बाद जो है ये फर्स्ट मेजर वर्क है, तो इसका भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट मेजर वर्क है और इसका जो टाइटल है वो सजेस्ट किया था उनके एक फ्रेंड ने, टॉमस लव पीकॉक। टॉमस लव पीकॉक वही है जिन्होंने लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, और जिसके अगेंस्ट में जो है द डिफेंस ऑफ पोएजी जो है, द डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है शेली ने लिखा था। तो ये उनको याद रखिए कि ये उनके फ्रेंड थे जिन्होंने उनको एलास्टर का जो है वो टाइटल सजेस्ट किया था। ये एक पोयम है जिसको किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और ये जो एलास्टर है उसका मीनिंग होता है इविल जीनियस। ये क्या है? ये एक्चुअल में जो है एक एलेगोरिकल पोयम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और ये क्या करती है? कंडेम्ड करती है। किसको कंडेम करती है? सेल्फ सेंटर्ड आइडियलिज्म। सेल्फ सेंटर्ड आइडियलिज्म को क्या करती है? ये कंडेम्ड करती है। आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका है। उनका जो पांचवा वर्क है दैट इज हिम। हिम का मतलब आप लोग जानते हैं प्रेयर, जिसको सॉन्ग भी कहते हैं। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ये जो है कब पब्लिश हुआ था? 1817 में पब्लिश हुआ था। और ये क्या है? एक्चुअली में एक ओड टाइप की पोयम है जिसको 1816 में लिखा गया था। और ये जो पोयम है ये इन्फ्लुएंस है किससे? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। आप लोग जानते ही होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये बहुत ही फेमस वर्क है, मैंने पढ़ाया भी है आपको, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। उनका जो नेक्स्ट वर्क है दैट इज लियोन एंड सिंथना। ये भी जो है एक पोयम है और ये काफी लंबी पोयम है, ये 12 कैंटोज में है। और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1817 में पब्लिश किया गया था। इसका कंप्लीट टाइटल आप याद रखिएगा, द रिवोल्ट ऑफ गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। इसको जो है किसमें लिखा गया? एक स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा गया। और एक्चुअली ये जो पोयम है ये एक रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। आप जानते हैं कि इनके आइडियाज बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे। तो ये जो पोयम है लियोन एंड सिथना, दैट इज आल्सो नोन फॉर द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। उसके बाद जो है उनका एक नेक्स्ट वर्क आता है दैट इज ओजीमेंडिस। ये भी एक सनेट है जिसको कंपोज किया गया था 1817 में और इसको पब्लिश किया गया था 1818 में। ठीक है। उसके बाद उनका एक और वर्क आया था 1818 में। उनका एक वर्क आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान दीजिएगा। द सेंसी। द सेंसी जो है उनका एक वर्क है। ये एक्चुअल में एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट्स में लिखी गई है। ये एक वर्ड्स ड्रामा है जो कि किसमें लिखी गई है? 5 एक्ट में लिखी गई है। और इसको कब कंपोज किया था? जब वो रोम में थे। ठीक है। और इस ये जो है एक रियलिस्टिक ट्रेजेडी है, रियलिस्टिक स्टोरी है जो कि बेस्ड है किस पे? एक इटालियन फैमिली के ऊपर बेस्ड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वन मिनट।
यस, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था। ओके। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी वर्क है जिसको हमें पढ़ना है, इसको मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ओड टू द वेस्ट विंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर किसी ने उनका ये वर्क नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड, जिसको कंपोज किया गया था 1819 में एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1820। एंड ही रोट दिस पोएम व्हेन ही वाज इन इटली। फ्लोरेंस एक जगह है, वहां पर जो है उनको लिखा गया था एंड इट वाज पब्लिश्ड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोमोथियस अनबाउंड। उनका एक वर्क है, उसी के साथ जो है कोलाबोरेशन में जो है उसी के साथ जो है इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। एंड इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और ये जो पोयम है इट कंसिस्ट ऑफ 5 कैंटोज में है, और हर कैंटो में जो है वो 14 लाइन्स है, किसकी तरह, सनेट की तरह। लेकिन एक्चुअल में जो है ये सनेट नहीं है, ये एक ओड है जिसको तर्जा राइम में लिखा गया है। ओके। और इसमें जो है पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो हमारी वेस्ट विंड है यानी कि पछुआ हवा जो है, इसके पॉजिटिव और इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को जो है किस तरीके से जो है ये प्रिजर्वर है और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्टिव है, इसको जो है ही हैज एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। ओके। अब हम इनके इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप गेट बाय हर्ट कर लीजिएगा। ओ लिफ्ट मी, अ वेव, अ लीव, अ क्लाउड। मुझे लिफ्ट करो, मुझे उठाओ, किसको उठाओ, मुझे उठाओ, क्या उठाओ, अ वेव, अ लीव एंड अ क्लाउड। तुम मुझे उठाओ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ एंड ब्लीड। मैं जिंदगी के कांटों में पड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ब्लीड कर रहा हूँ। मैं बड़ी तकलीफ ज़्यादा जिंदगी जी रहा हूँ, बड़ी तकलीफ में, आई इन अ पेनफुल लाइफ। तुम मुझे उठाओ, क्या उठाओ, वेव उठाओ, लीव्स उठाओ और क्लाउड। देखिए बड़ी खूबसूरती से लिखा है। ही इज लाइक अ विंड द टेमलेस द स्विफ्ट एंड प्राउड। वो क्या है, वो विंड कैसी है, वो अनकंट्रोल्ड है, वो स्विफ्ट है और वो क्या है, घमंडी है। ड्राइव माई डेथ थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। जो मेरी डेथ थॉट्स है उसको क्या करो, ले जाओ, कहाँ ले जाओ, यूनिवर्स में ले जा करके फेंक दो। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार फार बिहाइंड। देखिए कितनी ऑप्टिमिस्टिक लाइन है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बहुत ही खूबसूरत है। अगर तकलीफ है, विंटर का मतलब क्या होता है, दर्द, दुख, तकलीफ, निगेटिव यहाँ पर यूज किया गया। अगर तकलीफ है तो ये चीज मान लो कि खुशहाली बड़ी करीब है। अगर जिंदगी में तकलीफ है तो समझ लो कि जिंदगी बड़ी, खुशियां जो है जिंदगी से बहुत करीब आ चुकी है। अगर रात का अंधेरा जितना ही ज्यादा गहरा होता है, सुबह के आने की जो शुरुआत है उतनी ही ज्यादा होती है। ये चीज समझ लो कि अगर जिंदगी में तकलीफ आई है तो खुशी आनी ही आनी है, अगर जिंदगी में रात आई है तो सुबह आनी ही आनी। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जिसकी रात ना हो। तो बड़ी ही खूबसूरती से जो है ना पोएट ने जो है यहाँ इस लाइन को एक्सप्लेन किया है। 1 मिनट 1 मिनट। उसके बाद उनका जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। आई थिंक ये हो चुका है, हाँ ये मैंने पढ़ा दिया है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पढ़ा दिया है, ओड टू वेस्ट विंड हो गया है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब उनका एक और वर्क है, टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है, वो एक्चुअल में एक बर्ड होती है, ठीक है। और इसको कंपोज कब किया गया है, 1820 में कंपोज किया गया, और इसको पब्लिश भी जो है वो 1820 में किया गया है। इट इज ऑल्सो कंपेनियन अ लिरिकल ड्रामा प्रोमोथियस अनबाउंड। इसको भी जो है प्रोमोथियस अनबाउंड के साथ ही पब्लिश किया गया था। शेली डिस्क्राइब्स द इवेंट्स विच इंस्पायर हिम टू राइट। अगर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने शेली को पोएट्री लिखने के लिए जो है प्रेरित किया, उसके बारे में टू द स्काईलार्क में इन्होंने लिखा है। और इट कंसिस्ट ऑफ 21 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स। 21 स्टैंजा है और हर स्टैंजाज में जो है वो 5 लाइन्स है। हार्डी ने भी जो है एक ऐसा ही वर्क लिखा है जिसका नाम है शेलीज स्काईलार्क, तो उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। टू द स्काईलार्क जो है दैट इज रिटन बाय शेली, और शेलीज स्काईलार्क जो है दैट इज रिटन बाय टॉमस हार्डी।
अब इसकी बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन है, ये एग्जाम्स में पूछ देता है, आप याद रखिएगा। हेल मीन्स क्या होता है? वेलकम। हील टू डाई, ब्लीथ स्प्रिट। ब्लीथ मीन्स क्या होती है? हैप्पी। और स्प्रिट यहाँ पे कौन है, किसके लिए यूज किया गया? स्काई लार्क के लिए यूज किया गया। किसको हेल कर रहा है पोएट? हैप्पी स्काई लार्क को क्या कर रहा है? वेलकम कर रहा है। फिर कहता है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम देखते हैं कहाँ? पीछे देखते हैं और आगे देखते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हम चाहते हैं, हम चाहत करते हैं वैसी चीज की जो हमारे पास नहीं है। आवर सिंसियर लाफ्टर, हमारी जो सिंसियर लाफ्टर है क्या है? विथ सम पेन इज फाउंड, वो क्या है? दर्द से भरी हुई है। Our sweetest song are those that tells the saddest thought, और जो हमारे sweetest song है, जो हमारे सबसे प्रिय गाने हैं, वो कौन है? जो वो हमारे किसको बताते हैं? वो तकलीफ ज़्यादा थॉट्स को, जैसे जो हमारी तकलीफ, जो हमारी जो आहट है, जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी दर्द हो, उसको बयान करते हैं। यानी कि जो सैड सॉन्ग्स है ना, उसमें जो है हमारी मतलब क्या स्वीटेस्ट सॉन्ग को, मतलब जो सैड सॉन्ग्स है उसको उन्होंने क्या क्या कहा है? स्वीटेस्ट सॉन्ग कहा है। उसके बाद उनका एक और वर्क है द मॉस्क ऑफ अनार्की, जिसको पब्लिश किया गया था कब? 1832 में। एक्चुअली इसको लिख तो बहुत पहले ही लिया गया था 1819 में, लेकिन इसको पब्लिकेशन कब मिला था? 1832 में, उनके मरने के बाद ये पब्लिश हुआ था। और ये क्या है? ये एक्चुअल में जो है एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है, ठीक है। और रिटन, और ये किस लिए लिखा गया था? एक मतलब एक जो है पेटर्टो मसाकरी हुआ था। और ये पेटर्टो मसाकरी क्या है? एक्चुअल में जो है 16 अगस्त को 1819 में एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर फील्ड मैनचेस्टर चर्च। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आए थे मिल करके, और मिल करके जो है एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्मेशन के ऊपर जो बात करने आए थे। उतने में क्या होती है कि जो है कुछ लोग आते हैं और आकर के उनके ऊपर गोली चला देते हैं, और जिसकी वजह से 18 लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो पोयम है अ मॉस्क ऑफ अनार्की, ये उसी के ऊपर जो है वो लिखी गई है। ओके उनके बाद जो है उनका एक नेक्स्ट वर्क है दैट इज इंग्लैंड इन 1890। ये क्या है? एक पॉलिटिकल सनेट है। ये भी बहुत पहले 1819 में ही कंपोज हो गया था, बट इसको जो है पब्लिकेशन हुआ 1839 में, ये पब्लिश हुआ था। 1819 में ये लिखा गया और 1839 में जो है वो पब्लिश हुआ। अब इसकी ओपनिंग लाइन को हम देखते हैं। एन ओल्ड मैड सॉरी एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग, ये एक किंग के बारे में कहा जा रहा है। और कौन सा किंग? किंग जॉर्ज थर्ड के बारे में कहा, जो क्या है? ओल्ड है, मैड है, ब्लाइंड है, चिड़चिड़ा है, और क्या है? मरने वाला है। ओके उसके बाद जो है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज द प्रोमोथियस अनबाउंड, जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन का। ये जो है इसका पब्लिकेशन डेट है 1820, और ये 4 एक्ट में ये जो है एक क्लोजेस्ट ड्रामा है। क्लोजेस्ट ड्रामा आप लोग जानते हैं, जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, जिसको राइटर्स लिखते हैं किसके लिए? पढ़ने के लिए लिखते हैं। जैसे मिल्टन का सैमसन्स एंड एग्नोस्टिक, ये क्या है? क्लोजेस्ट ड्रामा है। उसके बाद सोहराब एंड रुस्तम, ये भी एक क्लोजेस्ट ड्रामा है, ठीक है। अब जो है ये क्या है? प्रोमोथियस अनबाउंड जो है, ये एक याद रखिएगा, एक प्रोमोथियस अनबाउंड जो है ये क्या है? एक ऐसा एक प्ले भी है, ठीक है। एक प्ले भी है एस्चिलस का। प्रोमोथियस एक्चुअली प्रोमोथियस अनबाउंड है, प्रोमोथियस बाउंड। ओके प्रोमोथियस अनबाउंड जो है वो किसका है? वो शेली का है। और प्रोमोथियस अनबाउंड जो है, सॉरी प्रोमोथियस अनबाउंड जो है वो शेली का एक 4 एक्ट क्लोजेस्ट ड्रामा है। और वैसा ही एक वर्क है एस्चिलस का, जिसका नाम प्रोमोथियस बाउंड है। अब इसका थीम क्या है? टॉर्मेंट ऑफ अ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमोथियस who defies the god and give fire to humanity। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम प्रोमोथियस है, और वो क्या करता है? गॉड को डिफाइज करता है, गॉड को जो है चैलेंज करता है, ठीक है। और क्या करता है? जो ह्यूमैनिटी है उसको क्या करता है? आग लगा देता है। इसमें जो है एक्चुअली जो है एंटीथेसिस है, मतलब एंटीथेटिकल आइडियाज है बिटवीन गुड और एविल। और इसमें जो गुड है वो कौन है? वो जुपिटर है। और जो एविल है वो कौन है? प्रोमोथियस है। जोब को हम लोग जो है जुपिटर भी कहते हैं। अब इसका जो सोर्स है, ये कहाँ से लिखा गया है? इसका जो सोर्स है दैट इज प्रोमोथिया एक है, प्रोमेथिया एक वर्क है एस्चिलस का, वहां से ही इसका सोर्स है। अब इसकी बहुत ही फेमस लाइन है जिसको आप याद करिएगा।
फेमिलियर एक्ट्स आर ब्यूटीफुल थ्रू लव। जो फेमिलियर एक्ट्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं लव से भी ज्यादा। द वाइज वॉन्ट्स लव, जो अच्छे लोग होते हैं वो प्यार चाहते हैं, वो मेल मिलाप चाहते हैं। एंड दोज हु लव वॉन्ट्स, और जो प्यार करते हैं वो विजडम चाहते हैं। डेथ इज द इविल, डेथ वो इविल है विच दोज हु लीव कैन लाइव, जिसको वो जीते हैं वो उसको जिंदगी मानते हैं। All spirits enslave that serves things evil, जो जितने भी स्पिरिट्स थे उन्होंने क्या बना लिया, स्लेव बना लिया है। जितने भी इविल आत्माएं हैं, इविल चीज है, उनको क्या कर लिया है, इंस्लेव बना लिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस है, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं, उनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम द क्लाउड है। इसको कंपोज किया गया था 1819 में और इसको पब्लिश किया गया था 1820 में। किसके साथ, प्रोमोथियस अनबाउंड के साथ ही इसको पब्लिश किया गया था। ये 6 स्टैंजा की पोयम है और इसको एनापेसिस मीटर में लिखा गया है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। यहाँ पे आई किसके लिए आया है, क्लाउड के लिए आया है। मैं चेंज हो सकता हूँ पर मैं मर नहीं सकता। आपने देखा होगा क्लाउड क्लाउड को, वो हमेशा क्या करता है, इट ऑलवेज चेंजेस इट शेप्स बट इट नेवर डाइड। क्लाउड हमेशा रहता है, ये हमेशा अपने क्या करता है, फॉर्म को चेंज करते रहता है। उसके बाद उनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एपिसी चिडॉन। ये कब पब्लिश हुआ था, 1821 में पब्लिश हुआ था। और ये एड्रेस किसको किया गया है, एक काउंट्रेस को एड्रेस किया गया है जिसका नाम टेरेसा विवान है और जो किसकी बेटी है, गवर्नर ऑफ पीसा की बेटी है। उसके बाद उनका एक और वर्क है द ट्रम्फ ऑफ लाइफ। ये उनका अनफिनिश्ड वर्क है जिसको कंपोज किया गया था कब, 1822 में कंपोज किया गया था और इसको टर्जा राइमा में लिखा गया है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये मॉडल्ड बेस्ड है इटालियन राइटर जो कि पेट्रार्क और दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है उसके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद उनका पांचवा वर्क है, इसके बारे में तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ये एक पैम्फलेट था जो कि पब्लिश हुआ था कब, 1811 में पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश किया था, चार्ल्स और विलियम फिलिप ने। यह मैंने ऊपर नहीं बताया है आपको, इसको पब्लिश किसने कराया था, 1811 में चार्ल्स और विलियम फिलिप ने पब्लिश कराया था। और उन्होंने अपने दोस्त हॉग के साथ, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया, हॉग के साथ जो है मिलकर के लिखा था और जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड से जो है वो एक्सपेल्ड कर दिया गया था। उसके बाद जो है उनका एक और वर्क आया था, डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि एक ऐसे है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लास में, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ था, आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद जो है ये वर्क पब्लिश हुआ था। और ये वर्क जो है उन्होंने लिखा है किसके, लव पीकॉक का जो एक वर्क था जिसका नाम 4 एजेस ऑफ पोएट्री है। उसमें जो है उन्होंने पोएट्री के बारे में जो है अच्छा नहीं लिखा है। खास करके उन्होंने लिखा है कि जो रोमांटिक पोएट्री है दैट इज द एज ऑफ ब्रास लिखा है और इसमें जो है इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। रीजंस है तो शायद उन्होंने जो है रोमांटिक पोएट्री को समझा ही नहीं, इसीलिए जो है उन्होंने जो पोएट्री है उसको डिफेंड करने के लिए जो है डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था, जो कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। सिडनी का जो एक वर्क था डिफेंस ऑफ पोएजी, जिसको हम एपोलॉजी भी करते हैं, उससे ये वर्क जो है डिफेंस ऑफ पोएजी जो है इन्फ्लुएंस था। और इस वर्क को जो है W.B. ईट्स ने कहा है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो भी ऐसे लिखा गया है पोएट्री के संदर्भ में उसमें सबसे सीरियस ऐसे में से एक है। इसको जो है बहुत ही ज़्यादा इस वर्क को प्रेस किया गया है। दूसरा उनका वर्क है हेलास। ये क्या है, एक वर्स ड्रामा है जो कि कंपोज किया गया था 1821 में कंपोज किया गया था, ठीक है। और इसको पब्लिश जो है 1822 में किया गया था। ये उनका सबसे लास्ट वर्क था जो कि उनकी जिंदगी में पब्लिश हुआ था। और ये जो है पैसा इकट्ठा किया जाए, किस लिए इकट्ठा किया जाए, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो है पैसा इकट्ठा किया जाए, उसके लिए जो है ये पोएम लिखा, ये वर्स ड्रामा जो है वो लिखा गया था। अब हम लोग जो है इस थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट हमने इस एक वीडियो में जो है उनके सारे वर्क को और उनकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ अगर आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, तो आई वुड लव टू सी लिसन दिस। थैंक यू स्टूडेंट।
students